तो देखो मैंने आप लोगों को केवल एक एग्जांपल कराया था, एक ही कराया था ना शायद, कि दो करा दिए थे। वो दो इमेज वाला, एक तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर क्या करना है, ठीक है, और एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन था वो अपन ने करा था, ठीक है। अब मान लो उसी के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे को दे रखा है कि ये एक कॉनकेव सरफेस है, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है, मतलब ये कर्व शेप जो है वो ऑलमोस्ट मैंने बताया था ना कि वहाँ पे एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, तो ये ज़्यादा कर्व शेप नहीं दिया जाता। तो ये अपने को दे रखा है 90 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने पे, 20 सेंटीमीटर पे। इसके लिए आपको ROC दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इसके लिए ROC आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, और यहाँ म्यू इज इक्वल टू 2 है। आपसे पूछा हुआ है फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज आफ्टर, कितना रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे भाई। देखो इससे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बन रही होगी, उसकी डिस्टेंस बतानी है आपको, किससे, ऑब्जेक्ट से। सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्राई करो। फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये आपसे पूछा हुआ है यार, वो वॉइस चेक कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इससे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। देखो गलती कहाँ होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस जगह पे है। μ2 की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे μ2 तो 1.5 है, μ1 की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू -20 है, और v की वैल्यू हमें निकालनी है। r की वैल्यू की बात करें तो वो आ रहा है +30। यहाँ तक तो क्लियर। तो जब अपन लिखेंगे तो आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय v -1 अपॉन u, सॉरी u की वैल्यू आ जाएगी -20 इज इक्वल टू μ2 यानी 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय +30। ये आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/20। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3/2v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2/60 आएगा, -2/60। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय 4, तो -45 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, अगली बार के लिए ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर इमेज जो है वो कहाँ बन चुकी है, -45 मतलब इधर से किधर, इधर की इधर, इधर बनी है। तो अब जब दूसरे वाले में जो रह जाएगी उसके लिए μ1 क्या लिखूंगा, हाँ क्या लिखूंगा, वो तो लिख दूंगा μ1 क्या लिखूंगा, 1.5 की 1। कितने लोगों का मानना है कि 1.5 लिखेंगे और कितने लोगों का मानना है 1 लिखेंगे। अब देखो इसी में 50-50% रेशो आ चुका है। आंसर क्या आएगा, 1.5। ये कोशिश करूँ तो यहाँ से समझना कि यहाँ से जैसे रे चली और ये गई, ठीक, आपने इसका नॉर्मल बना दिया। रेडर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो वो ऐसे चली गई, ऐसे जा रही है, पर जा तो किधर रही है, दूसरे वाले मीडियम में ही ना। आप उसको पीछे बढ़ा रहे हो तो वो कहाँ, उसकी इमेज जो बन रही है वो यहाँ नज़र आ रही है। ये ऑब्जेक्टिव उसकी इमेज I1 जो बनी वो यहाँ नज़र आ रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि जो μ1 है वो इसके लिए अपन ये लिखेंगे, नहीं, वो तो किसके अंदर है, अपने सेकंड मीडियम के अंदर है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया -45, तो अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड सरफेस की बात करूँ, सेकंड सरफेस, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 90 +
यानी कितना 135, माइनस में लिखूँ तो ज़्यादा ठीक है, सही है कि नहीं है, क्योंकि ये अभी भी इंसिडेंट रे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में ही है डिस्टेंस। तो अब जब यहाँ पे मैं अगली बार लगाऊंगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो अब देखो इंसिडेंट रे अभी भी राइट साइड में है, उससे डिस्टेंस लिखेंगे तो u तो मेरा आ गया माइनस 135, μ2 क्या लिखूंगा 2, μ1 क्या लिखूंगा 1.5, r की वैल्यू क्या आएगी प्लस की माइनस, माइनस कितना आएगा माइनस 40 आएगा। तो क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई v और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1.5, सॉरी 1.5 डिवाइडेड बाय u की जगह अपन बात करेंगे तो माइनस ऑफ 135 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r की बात करें तो r कितना है माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन करें तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन v प्लस कितना आ जाएगा ये 3/2 इंटू 135 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन माइनस 1/80। ठीक है, इससे कैंसिल 45 बार, तो ये आ जाएगा अपने 2 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1/80 माइनस 1/90। कितना आ गया ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 720। तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 720 इंटू 2/17। ये कितना आ जाएगा माइनस, ये देखो कितनी बार कैंसिल हो रहा है 42 पॉइंट समथिंग इंटू 2 आएगा तो ये आएगा माइनस 84 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आएगा। तो ये माइनस 84 सेंटीमीटर कहाँ से आया इस वाली सरफेस से। तो फाइनल इमेज फॉर्मेशन इज नेगेटिव, देन डायरेक्शन विल बी राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में कितना माइनस 84, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनल इमेज बन रही है, या यूं कह दूँ यहाँ बन रही है। यहाँ से कितने पे 6 सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा था फाइनल इमेज फॉर्मेशन, उसने कहाँ से पूछी है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। ये कितनी थी 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 26। समझ में आ गया। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। एक और क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कि आपको दे दिया कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, थोड़ा क्वेश्चन लेवल की डिफिकल्टी अपन बढ़ा रहे हैं, है ना। ये है कि आपको दे दिया कि ये 1.5 और 20 सेंटीमीटर का आरओसी वाला एक स्फेयर है, ग्लास स्फेयर है, ठीक है। इसकी इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक। आपसे बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है इससे 30 सेंटीमीटर पर। क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला हुआ है फाइंड आउट, देखो मिरर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो क्या चीज बोली हुई है इसने, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। followed by refraction through sphere। स्फीयर के थ्रू जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। बोलो यहाँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले से इमेज बनाओ, ठीक है। फर्स्ट वाले से इमेज बनाओगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले से इमेज बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा μ2 की वैल्यू तो 1.5। अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, 1.5 डिवाइडेड बाय v, μ1 1, कुछ नहीं दे रखा तो वही चीज़, ठीक है ना।
और u की वैल्यू क्या आ जाएगी -30 इन फ्रंट रखा हुआ है इसलिए μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या लिखेंगे प्लस की माइनस +20, यहाँ आ जाएगा +20 क्योंकि ROC उसको दे रखा है कितना है 20। क्या आंसर आ जाएगा इससे भाई अगर देखेंगे तो आ जाएगा 3/2v इज इक्वल टू ये कितना आ गया 1/40 माइनस 1/30। क्या आंसर आने वाला है इससे 3/2v इज इक्वल टू इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 कितना आ जाएगा -1/120। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई -120 ही आएगी क्या 180 सेंटीमीटर। क्या आ गया -180 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या बना ये वाली इमेज उसके लिए क्या बनेगी रीजन मैंने क्या कहा था कोई भी इमेज दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम तब करती है जब उसकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे उस वाली सरफेस से क्रॉस करके जाए। जब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो ये देखो कौन सी सरफेस है क्या बोलेंगे कौन सी वाली सरफेस है ये डेंसर है ना। तो डेंसर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी अगर कोई भी रे तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ जानी चाहिए तो ऐसी बेंड हो गई तो यहाँ की तरफ कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है। पर जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो दूसरी वाली सरफेस को क्रॉस करके जाएगी ना। तो दूसरी वाली सरफेस को रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस करके जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इमेज उसके लिए क्या काम कर रही है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और जब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो अब अपन ये कह सकते हैं ये कैसा ऑब्जेक्ट है उसके लिए रियल की वर्चुअल रियल। अरे इधर है ना यार वो तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया रियल। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगी तो उसके पोल से डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगी भैया यहां से हमारी निकल के आई है 180 तो हमारे लिए u का काम क्या करेंगे 180 प्लस कितना हो गया 220। तो मैं अगली बार जब लिखूंगा तो μ2 1 आएगा क्या आएगा μ2 तो 1 आएगा μ1 कितना आएगा 1.5। तो यहाँ क्या लिखूंगा यह आ जाएगा 1/v माइनस μ1 की जगह तो 1.5 डिवाइडेड बाय -220 कर दें और यहाँ μ2 की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस ROC प्लस की माइनस क्यों क्योंकि इसका कर्व जो है वो यूं है इंसिडेंट रे इधर की तरफ है डिस्टेंस इधर से इधर नापी जाएगी तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस कितना आएगा 20 तो यहाँ आ गया -20। ठीक है इसको सॉल्व करके v निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा ये देखो ये -0.5 आएगा माइनस कैंसिल कितना आ गया 1/40 -3/440 सही है ना। तो यहाँ 440 ही एलसीएम आ जाएगा 440 ही एलसीएम आया तो कितना आ जाएगा देखो 11 माइनस 3 कितना आ गया 8। तो v की वैल्यू क्या आ गई 440 डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा मैंने सोचा था डाटा नहीं बैठेगा पर बैठ गया। आंसर क्या आ रहा है 55 आ रहा है ना 55 पॉजिटिव आ रहा है। 55 कहाँ से आ रहा है यहां से कितनी डिस्टेंस पे उसके पहले ही क्या रखा हुआ है प्लेन मिरर। तो अगर प्लेन मिरर रखा हुआ है तो उसका पहले ही क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वहां क्या होगा अब बताओ वो ये वाला जो ये इमेज है वो इसके लिए कैसे ऑब्जेक्ट के काम करेगी। अब देखो थोड़ा इसको समझना ये यूं रह गई जानी ऐसे चाहिए थी पर ये ऐसे बेंड हो गई। थोड़ा आप समझना रे डायग्राम से ऐसे चली गई है। जब आपने आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस से ये इसकी इमेज कहीं बन रही थी। अब सोचो जब इससे रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल से किधर जाएगी अवे जाएगी ना। तो अवे जाने के चक्कर में क्या होता है कि इसका पहले से ही क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। तो पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका मतलब इससे जो इमेज बन रही थी वो इधर बन रही थी ना। इस बात को थोड़ा समझना नहीं तो वहां पे कंफ्यूजन होगा। इस वाली सरफेस से जब रे निकल रही थी तो डिस्टेंस निकल के आई हमारे पास 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर इधर जा रही थी उसके पहले ही मिरर आ गया यानी उस वाली इमेज पे रे आती हुई नजर आई किसके हिसाब से
मिरर के हिसाब से, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड हैज नेचर ऑफ रियल, इमेज जो बनाएगी वो तो क्या, अब भाई ये वाली जो इमेज बन रही है वो इसके लिए क्या काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है। तो मैंने आपको सीधा सा एक खेल बता रखा है कि रियल ऑब्जेक्ट की कैसे बनाता है वो वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी बनाता है रियल। प्लेन मिरर का सिंपल सा कैसे, रियल दे दोगे तो वर्चुअल, वर्चुअल दे दोगे तो रियल। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे इस वाले के लिए आती हुई नजर आ रही है। अच्छा कितनी डिस्टेंस पे है, ये 20 थी, है ना, हमारे को यहाँ से 55 रखनी, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 25 रही होगी, हाँ यहाँ पे 35 रही होगी, तो 35 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 पे ही इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी। कितने पे बनेगी, 35 फ्रॉम, ठीक है। चलो अब कर लो जल्दी से। One surface, if one surface is black polished, if one surface is black polished, आपको दे रखा है कि ये एक स्फीयर है जिसके अंदर ये जो हाफ पार्ट है वो पूरा ब्लैक पॉलिश कर रखा है, इसका ROC 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट आपको बोला हुआ है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये दे रखा है 1.5, ये 1 है, ठीक है। फाइनल इमेज फॉर्मेशन आपको बताना है, ठीक है। अब फाइनल इमेज फॉर्मेशन में देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत होगी, साइन कन्वेंशन भी बहुत उल्टे सीधे लगेंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हालांकि देखो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, पर इससे कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखो ये और ये तो बहुत ईजी है, ईजीली निकल जाएगा। μ2 1.5, μ1 1, यहाँ पे u कितना हो जाएगा -20, r की वैल्यू +30, वहाँ से अपन v की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, जब वो v निकलेगा तो यहाँ पे रे जो होगी वो किस में एंटर कर चुकी, ग्लास स्फीयर के अंदर। ग्लास स्फीयर में जाएगी तो किधर वाली सरफेस पे जाएगी, तो वो ये किसका काम कर रहा होगा, किसका काम करेगा, कॉनकेव मिरर का। किसका काम करेगा, ठीक, कॉनकेव मिरर का काम करेगा। तो इससे इमेज अपन ने बनाई, रे किधर की तरफ रही, इन द सेम मीडियम। रे कहाँ पे रही, इन द सेम मीडियम। अब क्या होगा, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो उसके लिए μ1 तो कितना रहेगा 1.5, μ2 क्या रहेगा। फिर अपन क्या निकालेंगे, फाइनल इमेज फॉर्मेशन। वो कहाँ से निकल के आएगी, इस वाली सरफेस से। तो अब देखो एक एक करके निकालते हैं। फ्रॉम, ये 1 बोल देता हूँ, ये 2 बोल देता हूँ, तो यहाँ से फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2। देखो यहाँ पे अगर अपन लगाएंगे तो μ2 ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई v -1 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1.5 -1 डिवाइडेड बाय +30, यही आएगा। तो आ जाएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/60 -1/20। तो v की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस, ये कितना आया था 60 30, तो ये -45 सेंटीमीटर आया। सही आया ना, -45 सेंटीमीटर। तो भले ही इसकी इमेज कहीं पे भी बनी हो, पीछे की तरफ बनी हो, पर वो दूसरे वाले के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो क्या आ जाएगा, देखो अब इसके लिए रे डायग्राम थोड़ा समझना। वापस से अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ से रे चली गई, यहाँ अपन ने बना दिया इसका नॉर्मल,
ये जानी ऐसे चाहिए थी पर ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इसको आगे बढ़ाओगे तो इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे आई, यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे। अब कहाँ पे आ रहे हो आप, मिरर की तरफ, तो मिरर की तरफ जा रहे हो तो अब इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाओगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बताओ u की वैल्यू क्या लिखूंगा, -105। समझ में आई 105 क्यों आया भाई, 60 तो ये और इससे डिस्टेंस आ रही है हमारी 45, तो कितनी हो गई 105। f की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, -15। क्यों -15 लिखी कोई पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा 1/v -105 इज इक्वल टू -1/15। तो क्या आया ये 1/v इज इक्वल टू 105 -1/15, कितना आ रहा है ये 7 माइनस ये, तो ये आ जाएगा v की वैल्यू -105/6, यही आएगी क्या, है ना। इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे तो -35/2 यानी -17.5 आएगी, ठीक है। तो ये आ गया -17.5 किधर की तरफ, इससे कहां पे, -17.5 किधर, लेफ्ट साइड पे, ठीक। अब क्या हो गया, अब यहां आ जाएगा कि ये इधर की तरफ आ चुकी है। अब देखो ये रह गई, ठीक है, इससे रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज बनी, अब ये यूं जा रही है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट है, अब वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है हमारे को कि अब सर किसके लिए इंसिडेंट रहे, किसके लिए क्या लेनी है, किस तरीके से लेना है। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या लोगे, u की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव कैसे डिसाइड करें। तो u के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ये रह गई इधर टकराई, इसने फाइनल इमेज बनाई ना, आउटसाइड तो नहीं बनाई, किधर बना दी, इनसाइड, क्योंकि ये 60 था, उसने कहीं ना कहीं इससे 17.5 पे ही बना रखा है, इसलिए इधर की तरफ ही आ गई। अब इससे रे चलेगी ना, और किधर जाएगी, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जाएगी तो क्या ये वाली सरफेस के सामने रखा हुआ है, इसी से रे चलेगी, तो अब मेरे लिए इंसिडेंट रे कौन सी होगी, इधर से यूं चलने वाली, तो ये वाली डायरेक्शन में क्या लूंगा, पॉजिटिव, तो डिस्टेंस तो इधर से नापी जाएगी, तो डिस्टेंस इधर से नापी जाएगी, तो क्या ये रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो u यहां पे क्या लिखेंगे 60 - 17.5, भाई ये टोटल 60 था, इससे 17.5 पे इमेज बन रही है, तो 60 - 17.5 ही यहाँ पे क्या जाएगी, u की वैल्यू। और u पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहां से रे चल रही है और रे चलने के लिए ये वाली इंसिडेंट रे हो चुकी है। अब तो ये वाली इंसिडेंट रे हो चुकी है, तो ये वाले रियल इमेज बनी थी जिसका ये क्या काम कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का, तो ये ऐसे रह गई, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये अपने आप क्या हो गई। अब बना दो यहां से, u की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये आ जाएगी 60 - 17.5 माइनस में कितना आ जाएगा भाई 42.5, ठीक है, ठीक। μ2 क्या लिखूंगा, μ2 1, μ1 कितना लिखूंगा 1.5, ठीक है। r क्या लिखूंगा, r की वैल्यू प्लस की माइनस, -30, r की वैल्यू क्या आएगी -30। अब निकालते हैं अपन, क्या आएगा 1/v -1.5 अपॉन -42.5 इज इक्वल टू 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय -30। अब आप देखो क्या आएगा 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/60, माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस आएगा 3/2, तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 85, 42.5 है तो ये 3/2 लिखोगे ना, तो 2 42.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये कट रहा है क्या, इससे नहीं कट रहा ना, तो अब यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम बैठेगा क्या इसका, कितना होगा ये,
हाँ जो भी है इसको कैलकुलेट कर लेना। वैसे चलो मान लो मुझे बताना है कि फाइनल इमेज रियल आएगी या वर्चुअल आएगी, क्या बताऊँ? ये मैं बिना सॉल्व करके बता सकता हूँ, ये टैलेंट है मेरे में। बताओ, मुझे नहीं पता है। चलो इन दोनों में कौन ज़्यादा है, ये कि ये बता दो। क्वांटिटी नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव आएगी, कंफर्म बात है ना। नेगेटिव आई तो इसका मतलब इधर है ना। स्फेरिकल में कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। अभी देखो मैंने कल लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि स्फेरिकल पार्ट में रियल कौन सा होता है और वर्चुअल कौन सा होता है। यहाँ ही गलतियाँ होती है, क्योंकि मैंने कहा ना लेंस और मिरर दोनों अपोजिट नेचर रखते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये स्फेरिकल पार्ट है, ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है, तो ये किसका काम करेगा? रियल का, क्योंकि इससे एक्चुअल में रे चलेगी। ठीक, अगर रे इधर की तरफ गई और इमेज बनी इधर ही, तो कौन सी इमेज होगी? रियल। मिरर में उधर नहीं जा सकती है, इसलिए रिफ्लेक्शन होकर उधर ही आती है, इसलिए वो वाला पार्ट क्या होता है? रियल वाला पार्ट होता है। इसके लिए रियल वाला पार्ट किधर हुआ भाई? दूसरे मीडियम में एंटर करके अगर फाइनली कहीं पे मीट करके इसने इमेज बनाई है, तो इसका मतलब अगर इधर कहीं पे इमेज क्रॉस, जैसे यहाँ पे हुई और ऐसे क्रॉस करके गई, तो ये इमेज बनेगी ना। तो ये कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। अगर इससे इधर बन रही है, यानी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो फिर इसका मतलब वो कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल। बात समझ में आई? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी -42.5, रियल ऑब्जेक्ट था। ठीक, जानी रे इधर चाहिए थी, भले ही रे बाहर निकल जाएगी, पर फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस आई वो कितनी? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब दूसरे मीडियम में रे एंटर तो कर गई, पर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी इमेज वो इधर ही बना रही है। तो ये रियल इमेज हुई कि वर्चुअल इमेज हुई? तो ये ध्यान में रखना कि ये जो इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो अगर अपने को मैं जो क्वेश्चन कराने वाला था ये था। अब ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। यही क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करेगा। मान लो आपको दे रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से x डिस्टेंस है, ये दे रखा है आपके 90 सेंटीमीटर, ये दे रखा है μ = 1.5। देखो मेरे को डाटा बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए हो सकता है अपना आंसर नहीं आए, मैं अपना भिड़ा रहा हूँ जैसे तैसे, है ना। ROC जो है वो अपने को दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला हुआ है कि ये एक स्फेरिकल पार्ट है जिसका ROC आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, मीडियम आपको दे रखा है 1.5, यानी ग्लास वाला पार्ट है। ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपसे बोला हुआ है what should be the value of x so that the final image formed following refraction and reflection at object itself। बात समझ में आ गई कि अगर ऑब्जेक्ट से रे चली तो रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए जब फाइनली रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ही उसकी क्या बन जानी चाहिए? क्या करें? क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, चाहे अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो या हिंदलिश क्या आती है आजकल उसमें लिख लो। तरीका बताओ, सॉल्व वॉल्व मत करो यार, ये तरीका है, क्योंकि तरीके में ही तो डिफरेंस आते हैं। तुम लोग कैलकुलेशन कर लोगे प्लस माइनस करके, जिसके है ना 22 आ रहा होगा ना वो 21 भी आ जाएगा ना उसके। हाँ आ गया कर लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है एक का। नहीं होता क्या? हाँ मेरे यही आ रहा था, ओ ये मिस्टेक हो गया। तुम तो तरीके बता दो कि उस तरीके में करना क्या चाहिए, इसमें क्या करोगे।
सबसे पहले तुम्हारे हिसाब से क्या आइडिया होना चाहिए कि हमारे को जो जो दिख रहा है, पहले तो एक्चुअल में फिनोमिना को फॉलो किया करो, फिर ये सोचा करो कि मेरे हिसाब से फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, मैं ऐसा क्या करूँ कि इसको ऑब्जेक्ट पे ही लेके आ जाऊँ। तो मेरे हिसाब से फिनोमिना क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल पार्ट से गया, इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, इधर दिस साइड इधर दिस साइड, ठीक है। वो वाली इमेज इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर मुझे एक चीज पता है, क्या चीज पता है, अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे इसकी इमेज बना देता है, यहां कहीं पे इसकी इमेज बना देता है, तो कतई नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी फाइनल इमेज फिर इधर बनेगी और वो ऑब्जेक्ट पे सेल्फ आई नहीं। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्या कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि ऐसे रे डायग्राम चलना चाहिए। कैसा रे डायग्राम कि कुछ इस तरीके को फॉलो करे कि ये गया, जानी ऐसी चाहिए थी, फिर यूँ जाएगी, फिर इसको फॉलो करते हुए जाए और ये ऐसे आ जाए रिफ्लेक्ट होके। समझ में आया ना। अगर उस वो वाला ऑब्जेक्ट जो बन रहा था उसके लिए अगर ये वर्चुअल वाला पार्ट होगा तभी तो उससे पहले रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन पहले हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन होते ही वो किधर की तरफ दौड़ेगा, इस साइड के, और इस साइड दौड़ेगा तभी तो ऑब्जेक्ट पे उसकी इमेज बनने के चांसेस हैं, अदरवाइज वहां पे कोई भी चांसेस नहीं है। अब क्या करें, बोलो, क्योंकि प्लेन मिरर वाला देखो पार्ट भले ही ईजी होता है पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होता है, तो क्या करना चाहिए। आप लोग दिमाग नहीं लगाते। सोचो, x डिस्टेंस पे मेरे हिसाब से इमेज कहाँ बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, इससे कितनी डिस्टेंस पे बननी चाहिए, 90 + x पे बननी चाहिए ना, तभी तो रिफ्लेक्शन होकर 90 + x पे इधर आएगी। सही है। उसने तीसरा रिफ्रैक्शन तो बोला ही नहीं है ना, उसने तो दो ही बोले हैं ना यार, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अगर वो फिर रिफ्रैक्शन भी कहता तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, पर उसने तो यही कहा ना कि एक बार तो रिफ्रैक्शन हो और दूसरी बार क्या हो, रिफ्लेक्शन। उससे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही बननी चाहिए। तो क्या करें भाई, अपने को पता है यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे ये रे चलानी है, ये डिस्टेंस पे अगर इमेज बन रही है तो कहीं ना कहीं यहां से ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे रहा होगा, कितनी पे, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए v की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ भाई। हम ये चाहते हैं ये x है, ये 90 है, हालांकि देखो डाटा बेटे नहीं बेटे तुम तो एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें ये चीज पता है कि ये 90 + x पे होगा तो ही हमारा काम होगा, तभी तो ये इधर की तरफ इमेज यहाँ बनेगी। तो मेरे लिए v क्या होना चाहिए, इसके लिए v क्या होना चाहिए, 90 + 90 + x, यानी कितना आ गया 180 + x, ठीक है। μ2 कितना 1.5, μ1 कितना 1, u की वैल्यू -x, r की वैल्यू चलो निकालें, 1.5 डिवाइडेड बाय 180 + x -1 -x इज इक्वल टू 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय 30, कितना आ जाएगा ये आएगा 3/2 180 + x + 1/x इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। क्या आएगा ये 3x + 360 + 2x डिवाइडेड बाय, यह आएगा 360 + 2x × x इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। कितना है ये 5 ये आएगा 300x +
360 इंटू 60 इज इक्वल टू 2x² प्लस 360x। तो अभी एक क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या जाएगा 2x² प्लस 60x माइनस 360 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ये सोच के आना चलो देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ये तो अपन ने सीधे सीधे एक रे डायग्राम का देखा है। मान लो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट करके ऐसे करें कि ये आपको दे रखा है, ये दे दिया कि ये 60 डिग्री एंगल है और ये ऐसे है, ठीक। आपसे बोला है कि एक रे ऐसे आती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं बहुत ही अच्छे वाले, म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू √2 और ये म्यू इज इक्वल टू 1.514 ऐसा दिया गया है, ठीक है। और आपसे बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब कैलकुलेशन भी करनी है तो 2 डेसिमल तक आपको कैलकुलेशन करनी है। ये IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो बताएं क्या करेंगे। फाइनल इमेज फॉर्मेशन है, क्वेश्चन तो यही है कि आपको क्या करना है। ये ऐसा बोला हुआ है कि देखो ये ऐसे बना रखा है हमने A B C D, ये O, ये O' ऐसा कुछ बना रखा है। उसने कहा है कि फाइनल इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम O' आपको बताना है आफ्टर 2 डेसिमल। पहले तो करेंगे क्या, पहले तो E पता होना चाहिए कि क्या होगा। ऐसा कुछ ज्योमेट्री अपने को कभी दिखती है तो अपन पहले तो कंफ्यूज वहीं हो जाते हैं कि यार अपने क्या करेंगे इसमें। फ्लैट सरफेस के लिए क्या बताया था, अगर मीडियम अलग अलग होता है, मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे बस इतना पता है कि फ्लैट सरफेस होगी, क्योंकि इसके लिए तो ये फ्लैट सरफेस ही हुई ना यार, सीधी सीधी सरफेस हुई, भले एंगल पे उससे क्या लेना देना है, तो सीधी ना फ्लैट ही हुई ना। तो फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस के लिए मुझे एक ही चीज़ बताई थी कि स्नेल्स लॉ लगा के अपन निकाल सकते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्शन एंगल निकालता हूँ। तो क्या करूँ, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। जिस मीडियम से रे आ रही है 1, जिस एंगल पे आ रही है 45, जिस मीडियम में गई √2 और sin R। तो यहाँ से sin R की वैल्यू 1/2 यानी R की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ यूं 30 डिग्री आई है, ये यूं 30 डिग्री आई है, हाँ ये नॉर्मल से ही दे रखा है यार, मेरे से नहीं बनाया, बनाना तो बड़ा ही चाहिए था। ये अब बताओ क्या चीज़ समझे अब इससे, अपनी गणित लगा के बताओ यहाँ बैठे हुए गणितज्ञों कि इससे क्या चीज़ समझ में आई तुम्हें। तभी तो एक बार बताओ, ये मैथ्स चलाने का मतलब क्या है जब आप उसके एप्लीकेशन ही यूज़ नहीं कर सकते। मैथ्स में मैथ्स का ही क्वेश्चन आ गया तो कहेंगे गणितज्ञ है यार। सिंपल सी बात है, तुम तुम्हारी मैथ्स को कहाँ यूज़ करोगे जब तुम्हें कोई कहता है कि 2 × 2 कितना होता है 4। जब यहाँ आती मेरे को मैथ्स, कोई कहे कि यार ये 2 भेड़ हैं, ये 2 भेड़ हैं, अरे कितनी हुई, वो तुम्हें नहीं आती, तो फिर मतलब क्या है यार इसको बताओ, इससे क्या चीज़ समझे तुम। बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी इससे।
अब वो तुम्हारे को समझनी है कि क्या आई यहाँ से। भाई सेकेंड वाली सरफेस के यू वी निकालना है तो यू पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। ये कौन था भाई? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना? क्वेश्चन पे ध्यान। प्रॉपर्टी के आने से तुम लोग क्या समझे ये चीज़ बताओ मुझे तो, कि सेकेंड वाली सरफेस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं। किस पे नॉर्मल इंसिडेंस? अरे भैया पैरेलल टू द ओ डैश। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, टफ बन गया है ज्योमेट्री को देख के। पर आप मुझे बताओ ये R30 आने का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अभी 90 डिग्री का है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो ये 60 तभी तो हुआ होगा। इसका मतलब लाइट रे जो निकली वो कैसे निकली? ओ डैश, यानी वो क्या हो चुकी है? पैरेलल। और जैसे ही वो पैरेलल हो चुकी है तो यू की वैल्यू क्या हो चुकी है? उसने पूछा है ना फाइनल इमेज फॉर्मेशन, तो उसने ये चीज समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कहां से? ये सारे एंगल से। अब ये चीज समझ में आ गई, तो अब क्या है? μ2 की वैल्यू इसमें रे ट्रेवल कर रही है ना, पैरेलल कर रही है, इसमें जानी है। तो μ2 कितना? 1.514 डिवाइड बाय v निकालना है, ठीक है। माइनस μ1 कितना? √2 डिवाइड बाय u की वैल्यू माइनस इन्फानाइट इज इक्वल टू μ2 किस में जा रही है? 1.514 में, माइनस √2 1.414 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की नेगेटिव? इसी डायरेक्शन में यूं कर्व बन रहा है, इसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, इसलिए पॉजिटिव। तो इसकी आरओसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? आरओसी अपने को दे रखा है 0.4, तो ये आ गया 0.4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.514 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, देखो ये भी इजी हो रहा है, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4, ये इससे कैंसिल है। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 1.514 गुणा 4 कितना आ गया? 6.056। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अंदर थोड़ा ध्यान में रखना। चलो ये बताओ इसमें क्या आंसर आना चाहिए? अभी आप लोगों को मैं केवल 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताना इसके लिए। अब तुम कैलकुलेशन लगाओ कुछ भी। आपको बोला हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पे है? mr पे। ये रेडियस है r, यहाँ से रे डायग्राम ऐसे जा रहा है। आपसे बोला हुआ है कि रे ऐसे निकल रही है, ठीक है। आपसे ये देखो क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ध्यान से सुन लो। एक क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस r, जैसा कि दिखाया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी ग्लास स्फीयर है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.5। इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट p इज केप्ट एट ए डिस्टेंस mr फ्रॉम इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रे फ्रॉम p आफ्टर इमर्जिंग विल बिकम पैरेलल टू द टेबल। आपके पास मात्र 2 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आंसर निकाल के बता दें अगर आपको ये चीज समझ में क्या आंसर आना चाहिए। आंसर ऐसा दे नहीं रखा है, हो सकता है 2 आ रहा हूं। इसमें मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.5 मिनट हो चुका है, लास्ट के 30 सेकंड बाकी है आप लोग। अभी तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे को फर्स्ट सरफेस से समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सही है नहीं है? जो लोग बिल्कुल एक जगह पे ही पेन गड़ा के या तो कॉपियों में या सामने देख रहे हैं,
उन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा। अरे यार फ्लैट सरफेस के लिए क्या होता है, चलो ये बताओ, ये मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है फ्लैट सरफेस के लिए आर इनफाइनाइट होता ही नहीं होता। अभी कंफ्यूज हो गया, मान लो यहाँ तो मेरे को एंगल दे रखा था तो इसलिए मैंने यूज कर लिया, मान लो अगर नहीं दे रखा होता तो क्या करता मैं, फ्लैट सरफेस है इनफाइनाइट, तो मुझे ये बताओ μ2 कितना 1.5, μ1 कितना 1, u की वैल्यू कितना -mr, v मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इनफाइनाइट, क्या करूं अब इनफाइनाइट में प्लस इनफाइनाइट लूं या माइनस इनफाइनाइट लूं, तेरा मोबाइल में देखता रहा आवाज धीरे करके। तो देखो μ2 1.5 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 1 डिवाइडेड बाय -mr इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट आएगा ना, ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो फिर यहाँ क्या आएगा 1.5 डिवाइड बाय v इज इक्वल टू 1/mr, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, कितना आया -1.5 mr, यहाँ पे इमेज बनेगी, तो फ्लैट सरफेस ने इसकी इमेज कहाँ बनाई 1.5 mr पे। तो मुझे बताओ ये वाले पार्ट पे जब अपन आएंगे, किस पे, ये वाले, तो यहां से इतनी डिस्टेंस पे 1.5 mr पे यहां से इमेज बन रही है। अब वो इमेज इसके लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का, पर अब इसके लिए μ1 क्या लिखूंगा, क्योंकि यहां से इस ऑब्जेक्ट से रे चल के वो किस में एंटर हो चुकी है, दूसरी वाली सरफेस में हो चुकी है ना। अब वो दूसरी वाली सरफेस में एंटर हो चुकी है और वो पैरेलल निकल रही है यहां से, तो इसके लिए अभी भी मैं μ1 की बात करूंगा तो μ1 तो क्या होगा 1.5, अब ये रे इधर बाहर निकलेगी तो μ2 कितना हो जाएगा 1। डिस्टेंस हमेशा यहां पोल से ली जाती है, ये कितनी दे रखी है r और ये कितना है 1.5, तो यहां क्या जाएगा u की वैल्यू 1.5 mr प्लस r, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि रे के इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है सारा काम, और v मुझे क्या करना है इनफाइनाइटी लेना है क्योंकि पैरेलल करवाना है ना। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा आंसर कि μ2 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, μ1 1.5 डिवाइडेड बाय -1.5 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या आया यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 m प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल 0.5 डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल, इससे 3 गुना, क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.5 m प्लस 1, ये आएगा, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 1.5 m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4/3, ठीक है। तो ये अपने निकल के आए किसकी m की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। चलो ये जल्दी से नोट करो दोनों क्वेश्चन। मैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि लेंस स्ट्रॉन्ग हो सके। लेंस तो बहुत इजीली फॉर्मूला लगा के स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर स्फेरिकल सरफेस में वहाँ समझ में नहीं आता है